नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको उस बाबा के पाखंड के सबूत दिखाएंगे जो हैंडपंप के पानी से बीमारी भगाने का ढोंग करता था। अपने दरबार में सुदर्शन चक्र वाला फर्जी चमत्कार दिखाता था और दावा यहां तक है कि आश्रम में काला जादू होता था। आज डिजाइनर बाबा साकार हरि की पूरी कलंक कथा सत्ता में सुनिएगा। इसके बाद आपको हाथरस पर मची सियासी भगदड़ भी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि हाथरस में जो कुछ हुआ वो हादसा है या साजिश, इसकी जांच जारी है। लेकिन अखिलेश ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। इस पर कैसे अब सत्ता का कलेश हो रहा है वो भी देखिएगा। फिर आपको प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष वॉशिंग का राउंड 2 दिखाएंगे। कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त कटाक्ष किया। पेपर लीक से मणिपुर तक और संविधान से वॉकआउट तक पीएम ने क्या क्या कहा, इस पर हमने एक रील तैयार की है। एक बड़ी खबर झारखंड से, जहां हेमंत सोरेन फिर से राज्य की सत्ता को संभालेंगे। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। आज रांची में महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हेमंत सोरेन को नेता चुना गया है। यानी जमीन घोटाले में जेल यात्रा के बाद हेमंत सोरेन फिर से सत्ता की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना की सत्ता संभालने के बाद नए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहली बार बॉर्डर पर पहुंचे। आज उन्होंने एलओसी पर तैयारियों का जायजा लिया और अब वो आतंक के खिलाफ इंडियन आर्मी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन की भी जानकारी ले रहे हैं। सभी न्यूज मित्रों के लिए एक शुभ समाचार भी है। वर्ल्ड चैंपियंस वापस घर आ गए हैं। टीम इंडिया बारबाडोस से रवाना हो चुकी है और कल भारतीय टीम का विमान दिल्ली में लैंड करेगा। बताया जा रहा है कि कल टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करने वाले हैं। और एक शुभ समाचार भारत के शेयर बाजार पर भी है, जिसने आज पहली बार 80,000 का आंकड़ा छू लिया। हालांकि दिन के अंत में सेंसेक्स की क्लोजिंग 79,986 पर हुई, लेकिन आज शेयर बाजार ने जो कीर्तिमान स्थापित किया उस पर हमने एक सत्ता की कुंजी बनाई है। लेकिन सबसे पहले उस बाबा की बात करते हैं जिसका सत्संग 121 लोगों के लिए मौत का सत्संग बन गया। और जो बाबा के भक्त हैं वो इस पानी को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें लगता है कि इस पानी से उनकी तमाम तरह की बीमारियां पानी पीकर ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 90 सेकंड के इस वीडियो ट्रेलर में आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज सत्ता में किसकी हम बात कर रहे हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं उस बाबा की जो आस्था और चमत्कार के नाम पर सालों से अंधविश्वास का खेल खेलता था। फर्जी दावों के आधार पर सत्संग चलाता था। लाखों लोगों को मानव धर्म और सत्य के नाम पर इस सत्संग में बुलाया जाता था। अंधविश्वास का पूरा बाजार सजाता था और खुद को भोले बाबा कहने वाले ये बाबा भोली भाली जनता को पाखंड के जाल में फंसाता था। अब इस बाबा की गाड़ी की धूल वाले जाल में भोले भाले लोग फंस गए। जब झूठे प्रवचन वाला सत्संग मौत वाले शमशान में तब्दील हो गया तो ये बाबा फरार हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। पिछले 24 घंटे हाथरस के बाबा नारायण साकार हरि की तलाश हो रही है। ये वो बाबा है जिसके बुलावे पर आगरा से लेकर हाथरस तक लाखों लोग जुट जाते थे, जिस बाबा के प्रवचन सुनने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते थे। आज उस बाबा के बारे में आप जानेंगे, उसके सत्संग के सत्य को जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बाबा कितना बड़ा ढोंगी था, कैसे पाखंड और प्रवचन के जरिए लोगों को गुमराह करता था। आज सत्ता में सिर्फ हाथरस के इस बाबा के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद आपको आस्था के नाम पर ब्रेन वॉश करने वाले, अंधविश्वास के दलदल में धकेलने वाले ऐसे बाबाओं से आपको बचाना है। आपको बताते हैं हाथरस के जिस बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को भक्त परमात्मा बुलाते थे, वो कैसे सत्संग में आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाता था और जिसकी वजह से 121 लोगों की जान चली गई। बाबा नारायण साकार हरि के आश्रम में पीने के लिए हैंडपंप और नल लगे हुए थे, जिसको लेकर दावा यह है कि इस नल से पानी नहीं बल्कि अमृत निकलता है। बाबा की ओर से दावा किया जाता था कि इस हैंडपंप के पानी को पीने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई लोग इस पानी को अपने घर भी प्रसाद के रूप में ले जाते थे। इसी तरह बाबा के सत्संग में सुदर्शन चक्र के नाम पर चमत्कार का चक्रव्यूह भी रचा जाता था। लोगों को फंसाया जाता था। आधारहीन, तर्कविहीन दावों के आधार पर लोगों के सामने वो ये पेश करता था कि वो भगवान का अवतार है, इसीलिए उसके पास सुदर्शन चक्र है। वो चुटकियों में किसी के दुख को दूर कर सकता है।
उसके यही दावे मंगलवार को 121 लोगों की मौत की वजह बन गए। और तो और बाबा के सत्संग में काला जादू वाला खेल भी चलता था। आश्रम में तांत्रिक क्रियाओं के जरिए लोगों को भ्रमित किया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाथरस के सत्संग में कृत्रिम बिजली चमकाई जाती थी। आस्था के नाम पर अंधविश्वास वाला माहौल बनाया जाता था। यही वजह है यहाँ लोग दूर दूर से आते थे, इनके प्रवचन सुनते थे। हाथरस में हादसे की एक वजह बाबा के चरणों की धूल के लिए मची होड़ को भी बताया जा रहा है। बाबा का दावा है कि चरणों की धूल से बीमारियों का इलाज होता है। सोचिए, एक इंसान जिस पर कभी गंभीर आरोप लग चुके हों, उसके चरणों की धूल पाने की होड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। इसकी मुख्य वजह है बाबा का पाखंड, प्रवचन वाला प्रपंच, जिसमें वो खुद को भगवान का अवतार बताता था और बोलता था, मैं प्रलय भी ला सकता हूं। जिस बाबा के इतने कारनामे हैं, जिस बाबा के प्रवचन नहीं पाखंड की चर्चा पूरे देश में हो रही है, उसके कई नाम थे। वो सिर्फ खुद को भगवान का अवतार ही नहीं मानता था, बल्कि भक्तों के बीच कई नाम से मशहूर भी था। बाबा का असली नाम सूरजपाल था। भक्त उसको भोले बाबा भी कहते थे। तो सूरजपाल असली नाम है, भक्त उसे भोले बाबा भी कहते हैं। परमात्मा के नाम से भी भक्त उसको बुलाते थे। साकार विश्व हरि भी एक नाम था इसका। एक नाम नारायण साकार हरि है। बाबा के नाम भी कई थे और फर्जी दावे भी कई थे। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, आज के वैज्ञानिक युग में एक बाबा कैसे लाखों लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा था, कैसे धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहा था। वो कभी प्रलय लाने की बात कहता था। सिर्फ 120 सेकंड में फर्जी बाबा के फर्जी दावों वाली रील भी देख लीजिए। एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है यहाँ पर पानी का हैंडपंप। तमाम जो आश्रम है, चाहे वो गांव में हो या गांव से बाहर हो या दूसरी जगहों पर हो, उन तमाम आश्रमों की पहचान इन हैंडपंप से होती है। और जो बाबा के भक्त हैं वो इस पानी को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें लगता है कि इस पानी से उनकी तमाम तरह की बीमारियां और तमाम तरह के जो समस्याएं उनके शरीर में हैं, उसको वो पानी पीकर ठीक कर सकते हैं। ये अलग तरह का बाबा है। ये भगवा ड्रेस नहीं बल्कि सूट बूट पहनता है। जो बातें तो भगवान की करता हो, सुदर्शन चक्र भी दिखाता हो, चमत्कार की बात करता हो, लेकिन उसके कपड़े, उसका पहनावा किसी अधिकारी की तरह हो। ऐसा ही लुक हाथरस के इस पाखंडी बाबा का था। खुद को भगवान का अवतार बताने वाला बाबा डिजाइनर था। वो डिजाइनर कोट पहनता था। डिजाइनर कोट ही नहीं, डिजाइनर पैंट पहनता था। उसकी टाई डिजाइनर थी। सफेद जूते, सफेद टोपी पहनता था। कपड़ों का पर्सनल डिजाइनर रखता था ये बाबा। कपड़े, जूते डिजाइन होते थे। डिजाइनर अंदाज में बाबा प्रवचन देता था। लाखों लोग उसको सुनते थे। उसके लुक सिर्फ डिजाइनर नहीं थे, उसके आश्रम की व्यवस्था भी विशेष थी। साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के आयोजन में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता था। अनुयायी भी कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते थे। बाबा कोई साहित्य या सामग्री नहीं बेचता था। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी उसकी तैनाती रही। साल 1999 में सिपाही की नौकरी से उसने वीआरएस ले लिया। नौकरी छोड़ने के बाद पाखंड का सत्संग करने लगा। सत्संग का नाम है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कल यानी मंगलवार को हाथरस के सत्संग में उसने कितना मानव मंगल किया और किस तरह पूरे आश्रम को शमशान बना दिया, इसकी विभत्स तस्वीरें सबने देखी हैं। बाबा के साथ मंच पर पत्नी और मामी बैठती थी। भोले बाबा उर्फ नारायण हरि आश्रमों की फ्रेंचाइजी भी बांटता था। बाबा के आश्रम में मोबाइल ले जाने की पाबंदी थी। उसको ये डर था कि सत्संग वाला ढोंग आश्रम से बाहर न चला जाए। बाबा सिर्फ सूट बूट वाला चश्मा ही नहीं पहनता था, सिर्फ कारों का काफिला नहीं रखता था, बल्कि बाबा की विशेष प्राइवेट आर्मी भी थी जो उनकी सुरक्षा करने में जुटी रहती थी। 3 अलग अलग ड्रेस में सुरक्षा कर्मी थे। काली ड्रेस वाले सुरक्षा कर्मी बाबा की निजी सुरक्षा में तैनात रहते थे। इसके अलावा सफेद ड्रेस वाले भक्तों के बैठने की व्यवस्था करते थे। पिंक ड्रेस में बाबा की स्पेशल महिला सुरक्षा कर्मी थी। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादार नारायणी सेना के नाम से जाने जाते थे। गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना 50-50 की टुकड़ी में होती थी। फोर्स में शामिल लोगों का नाम सेवादार होता था। 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यानी सेवादार थे। दावा है कि सेवादार बिना पैसे के काम करते थे। बिना किसी ट्रेनिंग के सेवादारों की भर्ती की गई थी। ब्लैक कमांडो जो काफिले के साथ चलते थे, उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता था।
सर पर टोपी लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले हरिवाहक नाम दिया गया था उन्हें। हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते थे, जबकि ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते थे। कई विभागों में हमने नौकरी की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में की है, अदालत न्यायालय में की है। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो से 14 वर्ष बाकी थे नौकरी के, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, लाने वाले नारायण हरि थे। जब वो शरीर को निकाल कर लाए वही कार्य कर रहे हैं, हमारे बस की कोई बात नहीं। इसलिए हम आपको धोखा नहीं दे सकते। नारायण साकार हरि अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं। साकार हरि परमात्मा का सहारा लो। आपने दुनिया में किसी का सहारा लिया, मदद नहीं मिली, पलट दबाया गया, लूटा गया, दुर्व्यवहार किया गया होगा, तब आपने राइफल पकड़ी होगी, बंदूक पकड़ी होगी, बेहड़ में छलांग लगाई होगी। आज उस तरफ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। साकार हरि परमात्मा का सहारा लो। समागम के माध्यम से पुराना कचरा छांट रहे हो, निकाल रहे हो, और आज सत्य ही सत्य अपने हृदय में भर रहे हो। अब तक आपने बाबा के झूठे प्रवचन, झूठे दावे, झूठे चमत्कार वाली कथा सुनी। अब इनकी क्राइम कथा भी सुनिए। कैसे संगीन मामलों में ये घिर चुका है। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 केस दर्ज हो चुके हैं। 1997 में यौन शोषण का केस दर्ज हुआ था। जमीन भी कब्जाने का आरोप लगा था। इसके अलावा कानपुर में 7 बीघा जमीन कब्जाने का आरोप लगा। बच्ची को जिंदा करने के दावे पर भी केस हुआ था। सोचिए, इतने आरोपों के बाद वो अलग अलग शहरों में सत्संग चला रहा था, वो भी प्रशासन की इजाजत के साथ। बाबा के और भी कई रहस्य हैं, और भी कई राज हैं जो इसके चाल, चरित्र और चेहरे को दुनिया के सामने ला रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने संगीन इल्जाम के बावजूद हाथरस हादसे में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बाबा का नाम नहीं है, सिर्फ बाबा के सेवादारों का नाम है। सोचिए, ये मामले कितने गंभीर और कितने हाई प्रोफाइल हैं। इसमें मुख्य सेवादारों को आरोपी बनाया गया, लेकिन जिसके नाम पर पूरा आयोजन हो रहा था वो भोले बाबा आरोपी नहीं बनाए गए हैं। बाकी आयोजकों के नाम भी एफआईआर में नहीं है। टीवी9 भारतवर्ष के पास एफआईआर की कॉपी भी है और हादसे के बाद बाबा के फरार होने की पूरी कहानी भी है। आपको बताते हैं कल प्रवचन और हादसे के बाद बाबा कैसे वहां से निकल गया था। कल हादसे के बाद बाबा 1:40 पर घटनास्थल से निकल गया था। पुलिस के कॉल डिटेल चेक करने पर पता चला कि बाबा को 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन गया, जिसमें संभवतः उसको जानकारी दी गई इस घटना की। बाबा के फोन पर एक नंबर से कॉल गया था और 2:17 बात हुई थी। इसके बाद बाबा की फोन लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली, जिस दौरान 3 नंबरों पर बाबा ने बात की। पहला नंबर महेश चंद्र का था, जिससे 3 मिनट की बात हुई। दूसरा नंबर संजू यादव का था, जिससे केवल 40 सेकंड की बात हुई। तीसरा नंबर रंजना का था, जिसके साथ 11:33 की बात हुई है। खास बात यह कि रंजना देव प्रकाश आयोजक की पत्नी है, जिसके फोन से शायद देव प्रकाश ने बातचीत की थी। और 2 नंबर भी आयोजक समिति के ही हैं, जिनमें महेश चंद्र को बाबा का खास बताया जाता है। 4:35 के बाद बाबा का फोन ऑफ हो गया और फिर अभी तक नहीं उठा है। बाबा की तलाश में कुल 8 जगहों पर दबिश दी गई थी। इसके साथ ही अलग से 40 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई है। बाबा की तलाश में टोल प्लाजा की वीडियो फुटेज भी चेक की जा रही है। सवाल है कि बाबा को कौन बचा रहा है, बाबा पर किसकी कृपा बरस रही है। इसे सिर्फ 4 पॉइंट से समझते हैं। भोले बाबा के ज्यादातर समर्थक जाटव हैं। भोले बाबा भी जाटव बिरादरी से ही हैं। बाबा के पास जाटव वोटर्स की ज्यादा संख्या है। यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा जाटव वोटर हैं। बाकी आप समझदार हैं, वोट गणित और बाबा की कृपा को समझिए। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां यूपी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर व्यंग किया है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति भूलते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, ना समय पर गाड़ियों का इंतज़ाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतज़ाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहाँ मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय है। दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या इंसान की जिंदगी की कीमत इस देश के अंदर 2 लाख रुपए का चेक है? क्या इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है? 3 लाख 2.5 लाख लोगों की भीड़ आप 150 पुलिस वालों से कंट्रोल करना चाहते हैं, कैसे होगा? एम्बुलेंसेस का इंतजाम नहीं था, वहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी घटना है और पूरे देश में इस तरह का धंधा चल रहा है। डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पे असफल है। जिस तरह वहाँ पर 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, क्या उसके हिसाब से मेडिकल सुविधाएँ थी, इमरजेंसी एग्जिट द्वार था, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या तैयारी थी, ये तो पूरी तरीके से प्रशासन का फेल्यूर है। आपने एक कहावत सुनी होगी, चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन सच ये है कि हर चमत्कार नमस्कार के योग्य नहीं होता है। जहां नारायण साकार विश्वहरि जैसे बाबा होते हैं, चमत्कार वहां नहीं होते। चमत्कार वहां होते हैं जहां हमारे देश के जवान मौजूद होते हैं, और इन जवानों ने जो चमत्कार किया है उसे देखकर पूरा देश उन्हें 100 बार नमस्कार करेगा। जो जम्मू कश्मीर में हुआ है वो आज आप सभी न्यूज़ मित्रों को भी देखना चाहिए। सोचिए, आप किसी बस में बैठे हो, बस पहाड़ी रास्तों पर जा रही हो, दूसरी तरफ गहरी खाई हो, और उसी वक्त बस का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? जिस डर का अंदाज़ा आप इस वक्त लगा रहे हैं, उसे जम्मू कश्मीर में एक बस में बैठे 45 लोगों ने साक्षात महसूस किया। ये 45 लोग लगभग मौत के करीब पहुंच गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर सेना के जवान पहुंच गए और बाजी पलट दी। आज बस में सवार वो 45 यात्री इन देवदूतों को जवान नहीं भगवान बता रहे हैं, क्योंकि इन जवानों ने उन्हें नई जिंदगी दी है। दरअसल मंगलवार को अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस जब बनिहाल पहुंची तो बस का ब्रेक फेल हो गया। जिस वक्त ड्राइवर को ये पता चला कि बस काफ़ी स्पीड में थी और जैसे ही यात्रियों को इसकी जानकारी मिली, वो जान बचाने के लिए चलती बस से कूदने लगे। तभी वहाँ मौजूद जवान तेज़ी से बस की ओर भागे और आगे जाकर उन्होंने बस के पहियों के नीचे बड़े बड़े पत्थर रख दिए, जिससे वो बस रुक गई और 45 लोगों की जान बच गई।
आज आपको भारतीय सेना के शौर्य और साहस वाली कुंजी भी देखनी चाहिए, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये साबित किया है कि वो सिर्फ बंदूक ही नहीं चलाना जानते, बल्कि विकट परिस्थितियों में लोगों की जान भी बचाना जानते हैं। देश पर संकट कोई भी हो, ये जवान हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं और इसका बड़ा साक्ष्य एक हफ्ते पहले सिक्किम से आया, जहां बाढ़ की वजह से डिक्चू संकलंग के पास बना पुल टूट गया। लेकिन भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के इंजीनियर्स ने सिर्फ 72 घंटे में 70 फीट लंबा पुल बना दिया। लोगों की जान बचाने के लिए कैसे ये जवान देवदूत बन जाते हैं, ये भी देखिए। वर्ष 2019 में सिक्किम की लाचुंग वैली में एक बर्फीला तूफान आया, जिसमें 150 टूरिस्ट फंस गए। जब उन्हें बचाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो फिर सेना के जवान आगे आए और अपनी जान पर खेलकर 150 लोगों की जान बचाई। आपको याद होगा, जब वर्ष 2020 में कोरोना का दौर चल रहा था, तब भी सेना ने इस महामारी के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी और उस दौर में आर्मी ने ऑपरेशन नमस्ते चलाकर लाखों लोगों तक मदद पहुंचाई थी, और वो भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर। इसी तरह वर्ष 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की आपदा आई थी, तो भी ये जवान देवदूत बनकर उतरे थे। तब आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर 80,000 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। यानी हालात कोई भी हो, संकट कितना भी बड़ा हो, सेना के जवान देश के आम नागरिकों के लिए वो संजीवनी बनकर पहुंचे, जिससे उन्हें नई जिंदगी मिली। इसीलिए हम आपको सेना के इन चमत्कारों को नमस्कार करना चाहिए और ढोंगी बाबाओं के चमत्कारों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सत्ता में अब उस सेंसेक्स की बात जो हर रोज सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ता जा रहा है। सेंसेक्स ने आज नया इतिहास बनाया है और पहली बार आज उसने 80,000 के लेवल को छू लिया है। इसीलिए आज हमने न्यूज मित्रों के लिए सेंसेक्स की सत्ता का स्कोर कार्ड तैयार किया है, जिसे आप नए भारत की इकोनॉमी का स्कोर कार्ड भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम आपको सेंसेक्स की 20 साल की यात्रा पर सत्ता का नंबर गेम दिखाते हैं, जिससे आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी समझने में आसानी होगी। वर्ष 2004 में सेंसेक्स का स्तर 5,000 के पास हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2014 यानी कि 10 साल में इसने 5 से 25,000 का आंकड़ा छुआ। फिर वर्ष 2014 के बाद सेंसेक्स ने ऐसी तूफानी रफ्तार दिखाई कि बड़े बड़े देश देखते रह गए। 2014 से 2024 के बीच सेंसेक्स 25 से 80,000 तक पहुंच गया। और यहाँ गौर करिएगा, ये वो 20 वर्ष हैं जिनमें सेंसेक्स ने वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी भी देखी और 2020 का कोरोना काल भी देखा। लेकिन ये दोनों ही भारत की विकास यात्रा में स्पीड ब्रेकर नहीं बन सके। अब ये भी समझिए, मई 2014 से मई 2024 के बीच कैसे सेंसेक्स ने 20 से 80,000 वाली यात्रा को पूरा किया। मई 2014 जब मोदी सरकार बनी तो सेंसेक्स का स्तर 25,000 था और इसके लिए अप्रैल 2017 में 30,000 के स्तर को छुआ। लेकिन इसके बीच भारत के शेयर बाजार ने जो स्तर पकड़ा, जो रफ्तार पकड़ी, उससे ये अंदाजा हो गया कि अभी तो ये शुरुआत है। जून 2019 में सेंसेक्स 40,000 के स्कोर बोर्ड पर पहुंच गया और अगले 1.5 साल में यह आंकड़ा 50,000 को भी पार कर गया। फिर सितंबर 2021 में 60,000 और दिसंबर 2023 में 70,000 के नंबर पर पहुंचा। लेकिन आज 3 जुलाई 2024 की ये तारीख सेंसेक्स की इस यात्रा में नया माइलस्टोन बन गई है, क्योंकि अब इसकी सत्ता 80,000 तक पहुंच गई है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है। नंबर 1 पर अमेरिका है, जिसका मार्केट कैप 4,600 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसका मार्केट कैप 765 लाख करोड़ है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसका मार्केट कैप 528 लाख करोड़ है। और भारत चौथे नंबर पर है, जिसका मार्केट कैप 421 लाख करोड़ है। सत्ता में अब बात करते हैं विपक्ष वॉशिंग के राउंड 2 की। कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में 110 मिनट का भाषण दिया, लेकिन 32वें मिनट में विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि इसके बाद भी पीएम ने विपक्ष वॉशिंग जारी रखी और जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए, हम आपको उनके बारे में बताते हैं। आज पीएम ने अपने भाषण में पेपर लीक से लेकर मणिपुर तक कई मुद्दों पर जवाब दिया। पेपर लीक पर पीएम ने कहा, युवाओं के भविष्य से खेलने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। मणिपुर पर पीएम ने कहा, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डाल रहे हैं, एक समय आएगा जब लोग उन्हें खारिज कर देंगे।
संविधान का जिक्र करके पीएम बोले कि कम से कम कांग्रेस के मुंह से शब्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी को लेकर पीएम ने कहा कि कांग्रेस का परजीवी युग अब शुरू हो गया है और विपक्ष के वॉकआउट पर कहा कि मैदान छोड़कर भागना विपक्ष का नसीब बन गया है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। ओह, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।